सास बहू की मार्मिक कहानी मेरी बहुओं से नहीं बनती। मैं कुछ दिनों के लिए सूरत आई हूँ अपने दूसरे बेटे पंकज के पास रहने के लिए। बड़ा बेटा पटना में रहता है। उसकी बहू पूनम से मेरी बनती ही नहीं। बड़ी मुश्किल से 3 महीने रह पाई उसके पास। अब ये छोटी रागिनी तो उससे भी तेज है। पंकज के साथ ही बैंक में नौकरी करती है। आज मैं शाम के समय घर के नज़दीक वाले पार्क में घूम रही थी। अचानक बेंच पर बैठी एक अकेली महिला दिखी। मैंने सोचा क्यों ना उससे बात किया जाए। मैं उस औरत के पास पहुंची। मैंने ध्यान से देखा। 50 से 55 के बीच होंगी वो। मैं वहीं बेंच पर बैठ गई और उनसे पूछा, आप यहीं कहीं रहती हैं क्या? आज से पहले आपको नहीं देखा। उस महिला ने मुझे नमस्ते कहा तो मैं झेप गई। मैंने भी उनको नमस्ते किया। उसने कहा 2 दिन पहले ही वो लखनऊ से यहाँ अपने तीसरे बेटे के पास रहने आई हैं। उन्होंने अपना नाम आशा बताया। मैंने गौर से देखा उसे। बिल्कुल अपने नाम जैसी थी वो, जीने की आशाओं से भरपूर। उसने करीने से प्रेस की हुई सूती साड़ी पहनी थी। बहुत ही तरीके से बाल भी संवारे थे। मैंने अपनी सूती साड़ी को देखा। वो जगह जगह से मुड़ी तुड़ी हुई थी और मेरे बाल भी काफ़ी उलझे और बिखरे हुए थे। कुछ औपचारिक बातें करके और कल फिर मिलने की बात कहकर मैं अपने घर आ गई। आते ही मैं सीधे अपने कमरे में गई। आईने में खुद को देखा। मैं भी तो उसकी ही उम्र की हूँ। मैं इतनी बूढ़ी क्यों दिखती हूँ? मुझे ध्यान आया। पूनम मुझे हमेशा कहती थी, माँ जी साड़ी अच्छे से पहनकर बाहर जाइए, बालों को रंग लीजिए। मैं हमेशा उसको डांट दिया करती और कहती, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, अच्छा नहीं लगता। इन्हीं बातों से मेरे और पूनम के बीच में हमेशा तकरार होती थी। उस दिन रविवार है। सुबह मैं बेचैन थी। पंकज और रागिनी दोनों घर में ही थे, अपने अपने काम में व्यस्त। तभी पंकज ने आकर पूछा, माँ क्या बात है? बेचैन लग रही हैं? कुछ चाहिए या तबीयत ठीक नहीं है? बताइए मुझे। तब मैंने संकुचाते हुए कहा, पंकज मुझे अपने बालों को रंग करना है और मेरी 4 साड़ियाँ हैं जो प्रेस करवानी हैं। पंकज ने कहा, ठीक है माँ, मैं सब करवा दूँगा। उसने रागिनी को जाकर बताया। कुछ देर बाद रागिनी कलर और ब्रश लेकर आई और मुझसे कहा, लाइए माँ जी, मैं लगा देती हूँ। मेरे मना करने के बाद भी उसने मेरे बालों को बहुत ही अच्छे से रंग दिया। कुछ देर बाद मैं नहा कर आई तो उसने एक सुंदर सी प्रेस की हुई सूती साड़ी दी और कहा, आप आज से यह पहनकर पार्क जाइएगा माँ। उसकी बातों से आज पहली बार मैं खुश हुई। दोपहर में खाना खाकर रागिनी की दी हुई साड़ी लेकर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझसे शाम का इंतज़ार नहीं हो रहा था। जैसे ही 5 बजे मैं रागिनी की दी हुई साड़ी पहनकर पार्क की तरफ गई।
पंकज और रागिनी भी मेरे इस बदले हुए रूप से बहुत खुश थे और शायद आश्चर्यचकित भी। मैं जैसे ही पार्क पहुंचकर बेंच पर बैठी, आशा आती हुई दिखी। वो भी आकर मेरे बगल में बैठ गई। हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया। मैं तो आशा और उसकी बहू के बीच होने वाली खटपट के बारे में सुनने की इच्छुक थी, क्योंकि जब मैं पटना में बड़े बेटे बहू के पास रहती थी तो शाम के समय मोहल्ले की सभी सास मिलकर एक दूसरे से अपनी अपनी बहुओं की बुराइयां ही करती थीं। मैंने ही शुरुआत कर दी। मैंने कहा, आशा जी, ये बहुएं ना जाने अपने आप को क्या समझती हैं। मुझे तो उन लोगों का रवैया, उनका रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आशा जी ने कहा, नहीं सुलेखा जी, ऐसा नहीं है। समय के अनुसार बहुत कुछ बदल ही जाता है। मेरी तीनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मेरे पति के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। बेटे काम पर चले जाते तो बहुओं ने ही मुझे संभाला। मेरी बड़ी बहू सरकारी अस्पताल में नर्स है। उसने 1 महीने की छुट्टी ले ली। मेरी दूसरी बहू घर में रहती है। उसने घर का सारा काम संभाल लिया और छोटी वाली बुटीक चलाती है। उसने भी 1 महीने तक अपना बुटीक बंद रखा ताकि मेरे ऊपर ध्यान दे सके। मेरी बहुओं का ही सहारा था कि मैं अपने गम से बाहर आ सकी। अब मैं कैसे कहूँ कि उनका रवैया अच्छा नहीं। मेरी तो बोलती बंद हो गई, क्योंकि मेरे जीवन में आई ये पहली महिला थी जो बहुओं की बुराइयां करने की जगह उनका गुणगान कर रही थी। कल मिलने का वादा करके हम दोनों अपने अपने घर चली गई। आजकल मैं रागिनी से किचकिच भी नहीं कर रही थी। मेरे इस बदले हुए व्यवहार से दोनों बहुत आश्चर्यचकित थे। फिर भी किसी तरह घर में शांति है, यह देखकर सबको बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन फिर मैं रोज के समय पर पार्क पहुंच गई। आशा जी भी आ गई थी। मैंने इधर उधर की बातें करने के बाद कहा, आशा जी, कल रात मेरी बहू ने खीर बनाई। चावल थोड़े कच्चे थे। मैंने कह दिया तो उसने मुंह फुला लिया। आशा जी ने कहा, मेरी बड़ी बहू ने भी एक बार खीर बनाई थी और चावल कच्चे ही रह गए थे। मैंने मन में सोचा कि खुद भी तो खाएगी, इस खीर को खुद ही पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से बोलकर क्यों बुरी बनूं? और सच में वही हुआ। मेरी बहू ने मुझसे आकर पूछा, माँ जी, आपने क्यों नहीं बताया कि खीर में चावल कच्चे हैं? मैंने कहा, बहू, मैं कहती तो तुझे ज़रूर बुरा लगता, क्योंकि मैं तेरी सास हूँ। ये रिश्ता ही ऐसा है। तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया। आगे से कभी भी खीर के चावल कच्चे नहीं होंगे। कहकर मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। यह सुनकर तो मैं दंग रह गई। आशा जी की बातों में कहीं भी किसी की शिकायत नहीं होती थी। जिंदगी को देखने का उनका जो नज़रिया था, वो मैंने आज तक किसी सास या किसी औरत में नहीं देखा था। शाम को मैं घर आई तो रागिनी ने बैंक से आकर सबके लिए प्याज के पकौड़े और चाय बनाई। वैसे तो वो खाना अच्छा बनाती थी, पर मैंने कभी भी उसकी तारीफ नहीं की। आज मैंने कहा, रागिनी, पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं, मेरे लिए थोड़ा और लाना।
रागिनी भी दंग रह गई। अब मैं और ज़्यादा शांत हो गई थी। रागिनी के किसी भी काम में नुस्ख नहीं निकालती, खाने की भी तारीफ करती। एक दिन रागिनी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और मैंने सुना वो कह रही थी कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। यह सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। एक शाम आशा जी पार्क में नहीं आई। मैं बहुत देर तक इंतज़ार करती रही, फिर मैं घर चली गई। अगले दिन फिर मैं पार्क आई। रविवार था और तीसरा दिन भी आशा जी नहीं आ रही थी। मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने लिया था, पर मुझे अपना नंबर नहीं दिया था। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। मैंने फ़ोन नहीं उठाया। दोबारा फ़ोन बजा। मुझे लगा कि आशा जी का हो सकता है। मैंने फ़ोन उठा लिया। उधर से एक अनजान औरत की आवाज़ आई। हेलो, आप सुलेखा जी बात कर रही हैं? मैंने हाँ कहा। उधर से बोलने वाली औरत ने बताया कि आशा जी का निधन हो गया है। उनके कमरे से आपका फ़ोन नंबर और आपके नाम की एक चिट्ठी मिली है। आप तुरंत यहाँ पलक वृद्धा आश्रम में आ जाइए। मैं घबरा गई और तुरंत अपने घर गई। वहाँ से पंकज और रागिनी को सारी बात बताकर उनके साथ वृद्धाश्रम पहुँची। आशा जी की लाश देखकर मुझे रोना आया। मैंने वृद्धा आश्रम में पूछताछ की तो पता चला कि आशा जी के पति के मरते ही तीनों बेटों और बहुओं ने उनका सब कुछ धोखे से लेकर उनको घर से निकाल कर यहाँ पहुँचा दिया था। तभी उस फ़ोन करने वाली औरत ने मुझे आशा जी का पत्र दिया। उसी औरत ने बताया कि इनको अस्थमा था। कल रात को बहुत तेज अस्थमा का अटैक आया और इनके प्राण निकल गए। मैंने वो पत्र खोला, उसमें लिखा था, मेरी प्रिय सखी सुलेखा, बहुत प्यार। पत्र देखकर आश्चर्य न करना। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमको अपना सच बताने की, पर तुम्हारे साथ मैं अपनी उस गृहस्थी को जी रही थी जो मेरी कल्पना में थी। तुम्हारे मुँह से बहुओं की बुराइयां सुनकर मुझे अपनी बहुएं याद आती थीं। तुम तो बहुत भाग्यवान हो, कम से कम तुम्हारे बेटे और बहू ने तुम्हें घर से नहीं निकाला। तुम आज भी उस घर की मालकिन की तरह ही हो, सबके साथ बैठकर खाती पीती हो। तुम्हें बेचैन देखकर तुम्हारे बेटे और बहू परेशान होते हैं। मेरे भाग्य में ये सब सुख कहाँ। कुछ ही दिनों में मैंने तुम्हारे साथ अपनी काल्पनिक गृहस्थी और बेटे बहुओं का जो सुख प्राप्त किया है वह मेरे लिए अनमोल रत्न है। मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले, इसके लिए क्षमा करना। मैं अब नहीं बचूंगी। मेरी तबीयत ने मुझे इशारा कर दिया है। तुमसे प्रार्थना है कि मेरे बेटों और बहुओं को मरने की खबर नहीं करना। पंकज और रागिनी भी मेरे बेटे और बहू हैं, उनसे ही मेरा क्रियाक्रम करवा देना। तुम्हारी सखी आशा। पत्र पढ़कर मैं खूब रोई। रहने वाले लोगों ने उनके बेटे और बहुओं को खबर करने की बात कही, पर मैंने मना कर दिया। आशा ने मुझे जीने का नया तरीका सिखाया है। मैंने वो पत्र पंकज और रागिनी को दिया। उनकी आंखों में भी आंसू थे और वो दोनों अपना फर्ज पूरा करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, इस कहानी की लेखिका अभिलाषा आभा हैं, जो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इस कहानी को लिखा है। उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये कहानी अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करूं। तो कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें
ताकि मेरे नए नए वीडियो की जानकारी आपको मिले और आपको अच्छी अच्छी कहानी सुनने को मिले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।